क्या आप जानते हैं दीक्षा भूमि भारत के बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल क्यों है? यहाँ का जो बोधि वृक्ष है वो कहाँ से लाया गया था और कितने साल पुराना है? क्या आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब जो मैं खोज रही हूँ? तो आप भी जानना चाहते हो तो वैसे ये सवाल आपको अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का मौका देगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ दीक्षा भूमि, नागपुर के एक सबसे फेमस प्लेसेस या जिसका नाम है दीक्षा भूमि। तो यहाँ आना बहुत ही आसान है। यहाँ आप रिक्शा से आ सकते हो, बस से आ सकते हो या मेट्रो से भी आ सकते हो। यहाँ का टाइमिंग 7 से 8 बजे तक है। यहाँ कोई आपको टिकट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैमरे की परमिशन यहाँ लेनी होगी। तो ये देखिए, यहाँ का रूट मैप मैंने आपको दे दिया है। आप रेलवे स्टेशन से भी दीक्षा भूमि रिक्शा करके डायरेक्ट आ सकते हो, जिसमें आपको 100 रुपया चार्ज लगेगा। मेट्रो के लिए आपको सीताबर्डी आना पड़ेगा। वहाँ से आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की ट्रेन मेट्रो ले सकते हैं, जो कि आप 7 रुपया में यहाँ आ जाएंगे। और अगर सैटरडे या संडे हो तो यहाँ मेट्रो का जो टिकट है वो हाफ लगता है और अदरवाइज़ आपको फुल चार्ज लगता है। और यहाँ 100 रुपया का आपको वन डे का पास भी मिल जाएगा। और अदरवाइज़ आप बस से भी आ सकते हो। बस में आपको 12 रुपया में यहाँ तक छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ दीक्षा भूमि। यहाँ आपको कंपलसरी, अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको कैमरा की परमिशन लेनी है। यहाँ आसानी से परमिशन मिल जाएगी। आप जब अशोक विजयदशमी के दिन आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। अदरवाइज़ यहाँ बहुत शांति है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, ना ही यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस है। ये है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। आज इसी की बदौलत मैं यहाँ आ पाई, घूम पा रही हूँ और मैं इस तरह से बात कर पा रही हूँ। थैंक्स अ लॉट, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण मुझे इस तरह की आज़ादी मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगी, यहाँ भिक्षु मठ भी है जहाँ भिक्षु रहते हैं। और यहाँ 22 प्रतिज्ञा भी दी गई है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप इनमें से कितनी प्रतिज्ञा फॉलो करते हैं, सच सच बताना। और चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष की भी कहानी बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए व्यूज़ का मज़ा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ आपको चप्पल बाहर निकालनी है, बैग बाहर निकालना है और फिर अंदर प्रवेश करना है। तो ये देखिए बोधि वृक्ष, ये रहा हॉस्टल। तो मैं चल रही हूँ आगे। तो अब बात करते हैं नागपुर की, कि ये नागपुर में ही दीक्षा भूमि क्यों है, नागपुर का नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ पे 27 किलोमीटर की दूरी पे नाग नदी बहती है और नाग नदी के पास जो रहने वाले लोग हैं वो नाग बस्ती वाले लोग हैं। और इसीलिए यहाँ का जो इतिहास है, मतलब भगवान बुद्ध के समय यहाँ आर्य और नाग लोगों में कट्टर दुश्मनी थी और नाग समुदाय को ख़त्म करने का आर्य लोगों की इच्छा थी। और इसीलिए आर्य लोगों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की और वर्ण व्यवस्था के अनुसार नाग लोगों को शूद्र का दर्जा दिया गया, यानी अस्पृश्य उनको माना गया। तो बुद्ध के रूप में नाग लोगों को उनका उद्धारकर्ता मिला। इसीलिए नाग लोगों ने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया और इस महान कार्य को वो आगे करते रहे। और जो नाग बस्ती थी, जो नागपुर में है और नाग नदी के पास है, इसीलिए यहाँ का नाम नागपुर पड़ा और इसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस कार्य को, यानी दीक्षा भूमि को प्रचार करने का और उस चीज़ को, मतलब दीक्षा भूमि को महान स्थान बनाने का सबसे बड़ा दर्जा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को देते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। ये इतना शांतिपूर्वक स्थान है और सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। यहाँ लोग अपने परिवार, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ दूर दूर से आते हैं, यहाँ बैठते हैं। ये देखिए, ये फैमिली आई है, ये बहुत दूर से आई है। और ख़ासकर यहाँ जो पास वाले हैं, अकोला साइड, यवतमाल साइड, वहाँ से भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको।
मुझे ना बुद्ध की मूर्ति देख के इतना अच्छा और सुकून फ़ील होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं उनके बारे में जितना पढ़ी हूँ और पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ दीक्षा भूमि में आई हूँ। ये मूर्ति का राज मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो धर्म के खिलाफ थे, वो किसी भी हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। तो ये मूर्ति मुझे कुछ भीम जैसी लग रही है। पता नहीं, इसका राज खोलना पड़ेगा। मैंने जब इनकी मूर्ति को गौर से देखा, तब मैंने देखा इनके हाथों में अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ तो एक महान राजा के हाथ में ही होता है, और वो है सम्राट अशोक। आज उन्हीं के कारण हम बुद्ध को जान पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका और दूसरे देश में जाके बुद्ध का प्रचार करने के लिए कहा था। ये इतने महान राजा थे। आज देखिए हम उनकी जो जयंती है वो बहुत कम लोग मनाते हैं। हम दिन पे दिन ऐसा लग रहा है ना कि हम अपने इतिहासों को भूलते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ इतना अच्छा इसका स्तूप का एक डेमो दिया गया है, और ये है 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया। ये गिफ्ट किया है म्यांमार की तरफ से। देखिए कितना अच्छा और लाजवाब लग रहा है। यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पूरी लाइफ की जीवनी है, जैसे ये इनके पेरेंट्स, उन्होंने क्या क्या किया, किन से मिले। उन्होंने देखिए ये देखिए इनके पेरेंट्स, ये है मेजर रामजी मालोजी सबकाल, उनके पापा का नाम, उनकी मम्मी, ये देखिए उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर, और उनके कुत्ते टॉबी के साथ ये तस्वीर साझा की गई है। और ये देखिए इनके पूरे, जो खासकर ये पेरियार जी को भी जानते थे, उनके अच्छे मित्र थे, इसीलिए उनकी विचार जो है उतना बदलाव हुआ उनके विचार। मतलब ये देखिए शाहू जी महाराज, ये उनका ग्रुप, और ये देखिए संत एकनाथ महाराज के साथ उन्होंने उनके समाधि स्थान पे वो गए हैं। मुझे विद्रोही एकनाथ महाराज की किताब पढ़नी है। अगर आपके पास कोई लिंक हो तो मुझे ज़रूर डीएम कीजिएगा, मैं ज़रूर विज़िट करूँगी और आपको रिप्लाई करूँगी। ये देखिए उनकी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से साझा किया गया है, और बहुत ही शांतमय जगह है। सच बताऊं तो मैं पूरी तरह से नास्तिक हो गई हूँ, पर एकलौते बुद्ध हैं जिनके चरणों पे मैं झुक रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं तो मैं मार्गदाता हूँ। और ये विचार मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किए गए हैं, क्योंकि मैं अब तक चमत्कारों के ही फेर में रहती थी, पर मैं अब जैसे जैसे समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है कि मेरी मूर्ति बनाने से अच्छा है मुझे पढ़ो, मुझे जानो, और यही महान लोगों की विचार होते हैं। ये देखिए यहाँ कितना अच्छा स्पेस दिया गया है, क्योंकि यहाँ विजयादशमी, बुद्ध पूर्णिमा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जब होती है तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए दूर दूर से। वैसे दीक्षा भूमि में बताऊँ तो 1956 में दीक्षा भूमि में एक साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ धम्म अपनाया था, और इसीलिए दीक्षा भूमि जो है वो फेमस है। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बुद्ध की प्रार्थना करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए। ये देखिए जो पास में बैठे थे ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो मैंने उनसे बात की। एक चैम्पियन भी थी, एथलीट्स भी थी। और ये देखिए अब ये रहा बाहर का नज़ारा। वैसे यहाँ बार बार दीक्षा भूमि को गिराने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए ये जो लगाया गया है पार्किंग के नाम पे, यहाँ पे खुदाई हो रही थी। जब स्तूप हिलने लगा तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया, और इसीलिए अब वो कंस्ट्रक्शन रुक गया है। तो चलिए आते हैं ये बोधि ये वृक्ष रहा के बोधि पास। वृक्ष। ये श्रीलंका की तरफ से लाया गया था, और कितना अच्छा लग रहा है, एकदम शांत फुल वातावरण है। हाँ, एक बात अच्छी दिखी मुझे कि फ़ोटो वीडियो के लिए कोई रोका-टोकी नहीं है, और बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस सुकून की तलाश में मैं हूँ, मुझे लगता है यहाँ कुछ हद तक मुझे सुकून मिला है। और सोच रही हूँ उस ज़माने में, मतलब इस चीज़ को 56 साल हो गए हैं जब
अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे लगवाया था बुद्ध की निशानी के तौर पे। यहाँ पे लिखा भी गया है। ये पेड़ 80 साल पुराना है। ये पेड़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बुद्धिज़्म कन्वर्जन किया था। ये पेड़ अभी तक जिंदा है और ये स्थल के लिए एक प्रतीक है। इस पेड़ की रक्षा नागपुर के एडमिनिस्ट्रेशन और बुद्धिस्ट समाज के लोग करते हैं। ये पीपल के पेड़ श्रीलंका से लाया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में श्रीलंका से एक पीपल का पेड़ मंगाया था जो बुद्ध गया के बोधि ट्री की एक शाखा थी। बोधि ट्री वही पेड़ है जिसके नीचे लॉर्ड बुद्धा ने प्रबोधन प्राप्त किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पेड़ दीक्षा भूमि पर लगाया था। ये पेड़ अभी तक जिंदा है और यह स्थल के लिए एक प्रतीक है। ये पेड़ का रक्षक नागपुर एडमिनिस्ट्रेशन और बुद्धिस्ट समाज के लोग करते हैं। तो 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर 5 लाख लोगों के साथ बुद्धिस्ट कन्वर्जन किया था, जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी और इसीलिए यहाँ पर स्तूप बनाया गया और लोग दूर दूर से अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं। तो ये है भिक्षुओं का निवास स्थान। यहाँ पे मैंने महिला भिक्षु भी देखा, जो कि बाकी धर्मों में कभी महिलाओं को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पे मैंने महिलाओं का एक संघ देखा। ये देखिए महिला भिक्षु है। मैंने इनसे बात की। ये यहाँ पे रहते नहीं हैं पर डेली अप डाउन करते हैं और यहाँ इनको सब फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ तो इस तरह से मेरा टूर होता है यहीं ख़त्म। तो अब मैं जा रही हूँ सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस तरह से यहाँ का पूरा व्यू है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो लोकेशन को लेके या कुछ वीडियो को लेके तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए मैं जा रही हूँ बाहर। ये रहा फ्रंट व्यू। मैंने कुछ अपनी तस्वीरें ली और मैं अब आ रही हूँ बस स्टॉप की तरफ। यहाँ खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। पास ही इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ की कैंटीन से आप कुछ ले सकते हो। ये देखिए बाहर आने के बाद आपको ऐसे स्टॉल दिख जाएंगे। यहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग किताबें हैं। मैंने इनमें से 2 किताबें ले ली। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जर्नी और किताब यही मेरी जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो यहाँ मैं अब जाने वाली हूँ सेकंड डेस्टिनेशन। ये रहा कैंटीन का बिल। 70 रुपया का मैंने नूडल खाया है। एक दूसरा नूडल मिला है। क्या कॉलेज कैंटीन थी इसीलिए। तो अब मैं सोच रही हूँ नियर बाई। ये देखिए मैंने ये बुक ली। ये युद्ध करस्टा कबीर और शिवाजी महाराज की 2 किताबें। तो यहाँ मेट्रो स्टेशन पास ही है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ मेट्रो से। बहुत ही क्लीन मेट्रो है और रश ज़्यादा है। तो अब मैं जा रही हूँ VR मॉल। इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी। ये देखिए यहाँ पे एंटी करप्शन का एक चल रहा था, एंटी ड्रग रैकेट का, और इस तरह से मॉल का रिव्यू है। बहुत अच्छा मॉल है। छोटा सा है पर अच्छा है। यहाँ पे सब फैसिलिटी है। गेम्स है और फूड वाला है, सिनेमा है, गेम जोन मुझे